जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, फर्स्ट ईयर में हमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं: फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड सोशल फार्मेसी। तो ये 5 सब्जेक्ट्स में हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की क्लासेस हो गई हैं, एक क्लास हमारी फार्मास्यूटिक्स की भी हुई है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की भी हुई है और सोशल फार्मेसी की हुई है। बस हमारा एक सब्जेक्ट बचा है, फार्माकोग्नोसी, जिसकी अभी तक एक भी क्लास नहीं हुई है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम फार्माकोग्नोसी को कैसे पढ़ते हैं, हमें फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ना है, और ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और क्यों इसको हमारे फार्मेसी के सिलेबस में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंक्लूड किया है। तो आज हम फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, हमें सर्वाइवल के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इनके अलावा भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी एक मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। बहुत से लोग बीमार पड़ के मरते हैं। एक एज के बाद हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और डिजीज हमें सताने लगती है। आपने देखा होगा भी, बहुत से ऐसे एल्डरली पेशेंट्स हैं, बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, शुगर है, पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है। ठीक है। बहुत सी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि हर जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा। मृत्यु अटल सत्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु आपको धीरे धीरे आपके पास आने लगती है, और एक वक्त आता है कि आप शांत हो जाते हो। तो ये जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो आपका समय है, इसी को हम लाइफ बोलते हैं, जीवन बोलते हैं। तो इस जीवन में हमें फूड भी चाहिए एनर्जी के लिए, कपड़ा चाहिए हमें हमारे तन को ढकने के लिए, ठंडी गर्मी बरसात से बचाने के लिए, हमें घर चाहिए रहने के लिए जिसमें हम आराम कर सके। और जब हम बीमार पड़ते हैं बेटा, तो हमें औषधियों की, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, ताकि हम हमारे रोग को, हमारी बीमारी का हम इलाज कर सके, रोग का निदान कर सके। तो इसके लिए हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और दवाइयां हमें एनिमल सोर्स से मिलती है, प्लांट सोर्स से मिलती है, सी सोर्स से मिलती है, समुद्र से मिलती है, मेराइन सोर्स से मिलती है, मिनरल्स। तो हमें सोर्स ऑफ ड्रग्स भी पता होने चाहिए कि दवाइयां हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, क्योंकि दवाइयां हमें हमारे सर्वाइवल में हेल्प करती है। हम जिंदा रह पाते हैं दवाइयों की बदौलत। आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी, है ना? देवताओं ने कछुए पर पर्वत रखा और सर्फ की रस्सी बना के समुद्र मंथन किया। ठीक है। समुद्र मंथन से बहुत सी चीजें निकली थी। कामधेनु गाय आई थी, विष आया था, विष तो शंकर जी ने पी लिया था, है ना? और उसमें से धन्वंतरी जी भी आए थे, अपने हाथ में एक कलश लेके। ठीक है। धन्वंतरी जी देवता है आयुर्वेद के। ठीक है। आयुर्वेद के जनक है। उन्होंने आयुर्वेद आयुर्वेद हमें दिया। ठीक है। और आयुर्वेद बहुत पुराना मेडिसिनल सिस्टम है। ठीक है। तो हम कोगनोसी में आयुर्वेद भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। और जितने भी मेडिसिनल सिस्टम है हमारे, जैसे सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, ठीक है, और एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके फार्मा सिस्टम बनने वाले हैं। ठीक है। हम किसके फार्मासिस्ट बनेंगे? एलोपैथिक मेडिसिन के। ठीक है। एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती है, वो व्हाइट कलर की छोटी छोटी साबूदाना जैसी गोली। डॉक्टर कहता है इसको चूस के खाना, दिन में 4 बार खाना, है ना? कभी कभी तो मन में आता है तो 5-7 गोलियां एक्स्ट्रा खा लेते हैं। ठीक है। तो वो दवाइयां होम्योपैथी की, है ना? उसमें आपके टिंचर्स आते हैं। तो ये सब मेडिसिनल सिस्टम भी हमें डिस्कस करना है। फिजियोथेरेपी है, एरोमा थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, ये सब मेडिसिनल सिस्टम भी हमें कोग्नोसी के इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस करने हैं। कोई सवाल है बेटा, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? है ना? तो हम कोग्नोसी की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है। फार्माकोग्नोसी में हम प्लांट सोर्स से मिलने वाले ड्रग्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। फार्माकोग्नोसी एक ऐसा टर्म है जो 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो होता है फार्माकॉन, फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग। ठीक है। और कोग्नोसी मतलब होता है, नोसी मतलब होता है नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ ड्रग्स। तो हम इसमें प्लांट सोर्स से मिलने वाले ड्रग्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। उनकी फैमिली क्या है, उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसका मेडिसिनल यूज क्या है, उसका कल्टीवेशन कलेक्शन कैसे होगा, उसका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, उस ड्रग का हम केमिकल आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उस ड्रग की मॉर्फोलॉजी कैसी है। ठीक है।
वो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, किस कंट्री में है वो, किसी कंट्री के किस डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है वो, उसकी लोकेशन क्या है ना, और उसके कल्टीवेशन के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। ये सारी स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं। आपने बॉटनी पढ़ा होगा, है ना। बॉटनी में आप क्या पढ़ते हो, प्लांट्स के बारे में, प्लांट की स्टडी करते हो, है ना। जूलॉजी भी आपने पढ़ा है, उसमें आप एनिमल्स की स्टडी करते हो। जूलॉजी, बॉटनी, तो बॉटनी से थोड़ा सा मिलता जुलता है आपका ये सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और ये फार्मेसी का कोर सब्जेक्ट है। आपका जो वर्ड है ना बेटा फार्मेसी, इसमें भी तो फार्मा कौन है ना। फार्मेसी, फार्माकॉन। फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग्स, दवाइयाँ। ठीक है। तो फार्मासिस्ट जो होता है वो दवाइयों की स्टडी करता है। तो जितनी भी प्रकार की दवाइयां हैं, सिंथेटिक मेडिसिन, सेमी सिंथेटिक मेडिसिन, आपकी नेचुरल मेडिसिन, ये सब की स्टडी फार्मासिस्ट करता है। तो कोग्नोसी में हम उन ड्रग्स की स्टडी करेंगे जो हमें प्लांट सोर्सेज से मिलती हैं, है ना। ड्रग्स तो हमें एनिमल सोर्सेज से भी मिलती है। ड्रग हमें लैब में भी हम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। यदि हम लैब में सिंथेसाइज करेंगे तो वो सिंथेटिक ड्रग्स होंगे। यदि वो हमें प्लांट सोर्स से मिलेंगे तो हम उनको नेचुरल ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। हर्बल ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं जो हमें प्लांट के लीफ पार्ट से मिलते हैं। प्लांट प्लांट में लीफ है, रूट है, जड़, बार्क, छाल, स्टैम्प, फ्रूट्स, फ्लावर, इन सबसे हमें दवाइयाँ मिलती है। अभी हम आगे देखेंगे कि हमें वुड से कौन सी मेडिसिन मिल रही है, लीव से कौन सी मिल रही है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई फ्लावर से कौन सी दवाई मिल रही है, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन आप समझे। फार्माकोग्नोसी में हम प्लांट सोर्स से मिलने वाली ड्रग्स की स्टडी करते हैं, और हमें प्लांट की भी स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि हम दवाइयों की खेती यदि करना चाहें तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हम उसकी खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे हम ड्रग्स को कलेक्ट करेंगे, है ना। मतलब प्लांट से उस ड्रग को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, इसका भी प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई हमें दवाई की जगह हम डंठल लेके आ गए, है ना। तो हमें दवाइयों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे हनुमान जी को भेजा था तो वो कंफ्यूज हो गए थे, उनको कहा संजीवनी बूटी लेके आओ, वो चमकेगी। अब वो जब पर्वत के पास गए तो सभी बूटियां चमक रही, वो हो गए कंफ्यूज। तो वो पूरा पर्वत ही उठा के लेके आए थे, ठीक है। यदि वो आइडेंटिफाई कर पाते, ठीक है, तो वो वही दवाई लेके आते जो उनको लेके आने का कहा गया था। पर उनको नॉलेज उतना था नहीं, ठीक है। वैद सुसेन ने तो कहा कि भाई संजीवनी लेके आ जाओ, चमकेगी, और बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है। तो फार्मासिस्ट को ये भी सिखाया जाता है कि वो ड्रग्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है। ड्रग्स को पहचाने कैसे। आप यदि फॉरेस्ट गए हो तो आप किसी ड्रग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मॉर्फोलॉजिकली कैसे कर सकते हो, फिर उसको आप अपने लैब में लाके केमिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसमें कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए हम केमिकल टेस्ट लगाते हैं। तो केमिकल आइडेंटिफिकेशन भी ड्रग्स का पॉसिबल है। मॉर्फोलॉजिकली भी हम समझ पाए। मॉर्फोलॉजिकल को हम ऑर्गेनोलेप्टिक भी कहते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन है, इससे भी हम ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम ड्रग की स्मेल से उसको पहचान सकते हैं, है ना। हमें ड्रग के उसके टेक्सचर से हम उसको पहचान सकते हैं। हम उस ड्रग को देख के विजुलाइज करके उसकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए, ड्रग को पहचानने के लिए, ठीक है। और ड्रग को पहचानना बहुत जरूरी है। तभी हम ड्रग की सही खुराक पेशेंट को दे पाएंगे, क्योंकि हर ड्रग की अपनी खुराक होती है। यदि हमने पेशेंट को गलत खुराक दी है तो पेशेंट क्या ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओवरडोज की वजह से पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होंगे, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो हमें दवाई की उचित मात्रा पेशेंट को देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं भी फार्माकोग्नोसी को डेवलप किसने किया है। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी एक शेल्डर नाम के साइंटिस्ट है, उनको माना गया है। उन्होंने फार्माकोग्नोसी पे बहुत काम किया है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है, तो शेल्डर, ठीक है। शेल्डर, आप ये नाम याद रखेंगे, आपको एग्जिट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जो जीपैट का एग्जाम होता है फर्दर स्टडीज के लिए, यदि आप पीजी करना चाहो, है ना, तो उसके लिए जो एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और आपका एग्जिट एग्जाम भी होगा लाइसेंस के लिए, तो वो भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो उसमें आपको ऐसे बुलेट पॉइंट, की पॉइंट आपको याद रखने हैं, तभी आप उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, ठीक है, कि वो ड्रग दिखता कैसे है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
फार्माकोग्नोसी में हम केवल क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रूड ड्रग मीन्स होता है रॉ फॉर्म ऑफ ड्रग, है ना। जैसे तुलसी की पत्ती, हम तुलसी का अध्ययन करेंगे, है ना। जैसे हम एलोवेरा की स्टडी करेंगे। एलोवेरा का आपने देखा होगा, बहुत लोग कल्टीवेशन करते हैं। एलोवेरा से हमें एलोइन नाम का एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट मिलता है, जो कि एंटी रिंकल प्रॉपर्टी रखता है। आपने देखा होगा कॉस्मेटिक्स में एलोवेरा जेल यूज करती हैं फीमेल्स, है ना। एंटी रिंकल प्रॉपर्टी होती है, यदि आप उसको स्किन पे अप्लाई करके मसाज करोगे तो आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी, आपके फेस पे रिंकल्स नजर नहीं आएंगे। ठीक है। तो एलोवेरा से हमें एलोइन, जो एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल है, वो एंटी रिंकल प्रॉपर्टी रखता है। एलोवेरा हमारे स्टमक में टॉनिक की तरह भी काम करता है। तो हमें प्लांट से औषधियां मिलती है, लगभग हर प्लांट में कोई ना कोई औषधि गुण होता है। ऐसा शायद ही कोई प्लांट हो जिसमें कोई मेडिसिनल इफेक्ट ना हो। यदि कोई प्लांट टॉक्सिक भी है तो भी उसमें कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है। बस इतना है कि उसका डोज बहुत कम रखा जाता है। लेकिन जैसे सत्यानाशी का पौधा आपने देखा होगा, हमारे खेतों में उगता है, घरों के आसपास उगता है, तो हम उसको मतलब मानते हैं कि अनलकी प्लांट है, तो हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन सत्यानाशी में भी मेडिसिनल इफेक्ट है। आप यदि गूगल स्कॉलर साइट पे जाके किसी भी प्लांट का नाम डाल दो, जैसे मेरे यहाँ गार्डन में ब्रह्म कमल लगा हुआ है, तो मैंने ब्रह्म कमल का भी देखा, तो उसमें भी बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट है। कैंसर के ट्रीटमेंट में ब्रह्म कमल यूज होता है ना। और वो 2-3 साल में एक बार उसका फ्लावर खिलता है, केवल 2 घंटे के लिए। तो उसमें भी मेडिसिनल इफेक्ट है। आपके आसपास जितने भी प्लांट्स है, यदि आप उसको गूगल पे डाल के सर्च करके देखोगे, गूगल स्कॉलर पे, तो उन सब पे रिसर्च हो चुकी है। और हर प्लांट में कोई ना कोई मेडिसिनल इफेक्ट है। या तो उसकी पत्ती में है, या तो फ्लावर में है, या तो जड़ में है, या तो बार्क में है, या तो उसके बीजों में है, सीड्स में है। लेकिन मेडिसिनल इफेक्ट तो है। तो पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है। जल ही जीवन है, हवा भी हमें चाहिए, ठीक है, और हमें प्लांट भी चाहिए। प्लांट पे तो हम पूरी तरह से निर्भर है। प्लांट के बिना तो हमारा जीना ही संभव नहीं है, क्योंकि प्लांट से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। प्लांट से हमें क्या नहीं मिलता बेटा, दवाइयों के साथ साथ हम प्लांट से अपना घर भी बना सकते हैं, लकड़ियों से। हम जिन बिस्तरों पे सोते हैं, सोफे पे बैठते हैं, वो भी तो वुड के बने हुए हैं। तो प्लांट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए प्लांट को एक समय था कि देवता मान के पूजा जाता था, है ना। आपने एक चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा। जब पेड़ काटे जाते थे तो लोग पेड़ों से चिपक के खड़े हो जाते थे और कहते थे पेड़ों को मत काटो। पेड़ हमें जलाऊ लकड़ी देते हैं, पेड़ पेड़ हमें फल फ्रूट देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो इन पेड़ों को हमें लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। और जब बहुत ही दुर्लभ स्थिति आती है तभी हमें पेड़ों को काटना चाहिए, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है, जब वो स्वतः सूखने लगते हैं, तब हमें उन्हें काटना कोई गलत नहीं है। या तो वो बीमार पड़ चुके हैं, पौधों में भी बीमारियां होती है बेटा। आलू में बीमारियां होती है, टमाटर में बीमारियां होती है ना। आलू, टमाटर, ये सब फूड के साथ साथ ड्रग्स भी हैं, औषधियां भी है। आलू में भी आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है। स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है आलू के रस में। आपने देखा होगा कई लोग आलू का रस निकाल के उसको स्किन पे अप्लाई करते हैं, है ना। सब्जियां आप खाते हो, उसमें से आधी से ज्यादा सब्जियां आपकी ड्रग्स में आती हैं। आप खाना खाने के बाद सोप खाते हो ताकि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाए, तो सोप में भी औषधि गुण है। आप खाना पकाते हो, उसमें आप हींग डालते हो, तो हींग में कार्बोनेटिव इफेक्ट होता है। कार्बोनेटिव इफेक्ट मींस आपके स्टमक में गैस नहीं बनेगी। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस बन रही है, तो उनको गैस नहीं बना करेगी। ठीक है। तो हमारे आसपास बहुत सारी ड्रग्स हैं। कत्था, हम पान में कत्था डालते हैं, कत्थे को हम कटेचू बोलते हैं, कटेचू। कटेचू भी दवाई है, स्ट्रिंजेंट इफेक्ट देता है। ठीक है। इतने सारे ड्रग्स हैं, आप जहां देखोगे वहीं ड्रग्स हैं। आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हो, आपके घर के सामने तुलसी लगी हुई है ना। पहले के ऋषियों ने और जो जानकार लोग थे, उन्होंने कहा घर पे तुलसी का पौधा लगाओ, क्योंकि तुलसी हमें 24/7 ऑक्सीजन देता है। कितनी अच्छी बात है ना। लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मतलब पहले साधना किया करते थे। और कुछ ऐसे प्लांट है जो हमें 24/7 ऑक्सीजन देते हैं, तो उनकी हम पूजा करते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। तो पहले के लोग पेड़ पौधे बहुत लगाते थे। अभी भी आपको आपके जन्मदिन पे कम से कम 50-100 पौधे लगाना चाहिए, यदि आपके पास स्पेस हो तो। ठीक है। क्योंकि पौधे लगाना बहुत अच्छा काम होता है बेटा। एक बूढ़ा बुजुर्ग बेचारा पौधे लगा रहा था, तो एक युवा पीढ़ी के 4-5 लोग वहां से गुजर रहे थे, तो बोले ये खूसट बुड्ढा देखो आम का पेड़ लगा रहा है, आम तो खा नहीं पाएगा ये। तो बूढ़ा मुस्कुरा के कहता है, बेटा मैंने मैंने जीवन काल में जिन पेड़ों से आम खाए वो मैंने नहीं लगाए थे, मैं तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ।
मैं तो शायद नहीं रहूंगा, लेकिन इन पेड़ से जो आम मिलेंगे वो तुम लोग खाओगे, मैं तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। तो वो युवा भी शर्मिंदा हो गए, है ना। हम सभी को जीवन में पेड़ लगाना चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन उन पेड़ से जब फल खाएगी तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो वो आपको याद करेंगे कि नहीं, हमारे दादा ने आम का पेड़ लगाया था, देखो कितना मीठा आम है ना। हमारे जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग है, वो टेस्ट से भी तो जुड़ी हुई है ना। आप जिसको पसंद करते हो, वो जो परफ्यूम लगाता है, कभी वो परफ्यूम लगा के आपके सामने और कोई आ जाए तो वो परफ्यूम की स्मेल से आपको वो व्यक्ति याद आएगा जो आपको पसंद है ना। क्योंकि आप स्मेल के थ्रू फीलिंग से जुड़ गए हो, है ना। तो स्मेल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आयुर्वेद बेटा इतना सेंसिटिव है कि मैं क्या बताऊं, बहुत गहराई से मतलब हमारी बॉडी को आयुर्वेद ने समझा है, बहुत गहराई से। जबकि उस वक्त उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आयुर्वेद में आपके चरक संहिता है, श्रुश्रुत संहिता है, वाग्भट ऋषि हुए हैं, है ना, नागार्जुन हुए हैं। इन्होंने सर्जरी डेवलप की है, मेडिसिन पे बहुत काम किया है। इनकी संहिता के बेसिस पे ही आयुर्वेदा कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है। जो बीएमएस स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, उनको सब रस शास्त्र, काया चिकित्सा, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, है ना। तो 19 सेंचुरी के आसपास एक किताब आई थी, मटेरिया मेडिका, जिसमें बहुत सारे हर्बल ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन था। तो मटेरिया मेडिका जो बुक थी, उसने कोगनोसी को बेस प्रोवाइड किया और कोगनोसी को काफी डेवलप किया। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्टों के नाम जिनका कोगनोसी और फार्मेसी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन भी आता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन था। आप लोग अभी फार्मासिस्ट बन जाओगे, डिप्लोमा होल्डर हो जाओगे, ठीक है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट फार्मासिस्ट था गैलन, ठीक है। गैलन को वर्ल्ड का फर्स्ट फार्मासिस्ट माना गया है। एरिस्टोटल, फादर ऑफ नेचुरल साइंस। शेल्डर, अभी आपको बताया था, फार्माकोग्नोसी टर्म इन्हीं ने यूज किया था फर्स्ट टाइम, और इनको फादर ऑफ कोग्नोसी कहते हैं। शार्टनर जो है, उन्होंने मॉर्फिन को आइसोलेट किया था ओपियम से। ओपियम से हमको मॉर्फिन मिलता है, और मॉर्फिन एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है, ये एक टाइप का ओपियोड होता है, ठीक है। एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होते हैं जो आपके दर्द को कम करते हैं, दर्द के एहसास को दूर करते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक ड्रग्स, दर्द निवारक गोलियां, ठीक है। तो उसमें आपका आता है ओपियम। ओपियम से हमको मिलता है मॉर्फिन, ओपियम एक प्लांट होता है, ठीक है। ओपियम के कैप्सूल से हमें मॉर्फिन मिलता है, पेपावरिन, कोडीन, ये सब हमें मिलते हैं, ठीक है। नॉस्कैपिन, नॉस्कैपिन आपके जो खांसी के सिरप से उसमें यूज किया जाता है, या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो ये कुछ साइंटिस्ट हमने देखे, है ना। तो हमें जो हर्ब्स होती हैं, इससे हमें क्या मिलता है, हमारी जो डिजीज डिसऑर्डर है इसका हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है। और मेडिसिनल प्लांट में थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। थेराप्यूटिक मतलब होता है बीमारियों को ठीक करने की क्षमता, किसी भी रोग के निदान की क्षमता होती है, बीमारियों को से बचने की भी क्षमता होती है। जैसे हम कुछ ड्रग्स खाएंगे जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगे, तो हमारी बॉडी में यदि इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी उससे ज्यादा बेहतर लड़ पाएगी, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जैसे आपने अभी कोविड टाइम में देखा होगा, आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने एक काढ़ा लॉन्च किया था, उस काढ़े को आप लोग पी रहे थे, उसमें हर्ब्स थे, है ना। आप उसको डिकॉक्शन के थ्रू, इन्फ्यूजन के थ्रू तैयार कर रहे थे घर पे ही, तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहा था, ठीक है। तो जो मेडिसिन होती हैं, ऐसा ही नहीं है हमारी कंट्री में डेवलप हुई है, चाइना है, इजिप्ट है, ग्रीस है, ठीक है। यहाँ पर इनका अपना मेडिसिनल सिस्टम है, और उसमें भी बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे आपका जापान में जापानीज मेडिकल मेडिसिन सिस्टम चलता है, ठीक है। जैसे हमारे भारत में अकेसिया, कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल, अरंडी का तेल भी काफी यूज किया जाता था, अरंडी का कल्टीवेशन होता था। फेनल, कोरिएंडर, और हम जो मसाले यूज करते हैं हमारे किचन में, उसमें से बहुत से मसाले, ल्यूकोराइज हुआ, है ना, आपका काली मिर्च हुआ, जिसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं, ये सभी ड्रग्स की श्रेणी में आते हैं। इन सब में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। और हम कुछ इनऑर्गेनिक ड्रग्स के बारे में भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, नमक, नमक से हमको आयोडीन मिलता है, सोडियम कार्बोनेट हुआ, सल्फर हुआ, सल्फर में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब इनऑर्गेनिक ड्रग्स हैं जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेदा का जो सिद्धांत है वो कहता है कि हमारी बॉडी में दोषाज होते हैं, वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ में यदि डिसबैलेंस होगा तो ह्यूमन बॉडी में डिसीज डिसऑर्डर
आ जाएंगे। ठीक है, तो वात पित्त कफ का संतुलित होना बहुत जरूरी है। और ये जब सीजन चेंज होते हैं तब इनके डिस्टरबेंस और डिसबैलेंस की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। तो जो सीजन चेंज होते हैं, जो संधि काल होता है, उस वक्त हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस वक्त यदि हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तो, क्योंकि एक्चुअली मौसम चेंज होता है ना, तो हमारी बॉडी में एडॉप्टेशन आता है। तो कभी कभी सडनली यदि मौसम चेंज होगा तो सडन चेंज की वजह से हम हमारी बॉडी में वात पित्त और कफ में डिसबैलेंस आ जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, ठीक है, तंबाकू की जो पत्ती होती है उसको हम टोबैको लीफ कहते हैं। टोबैको लीफ में हमें निकोटिन मिलता है। निकोटिन भी एज अ मेडिसिन यूज होता है। ठीक है, निकोटीन भी एज अ मेडिसिन यूज होता है। तो निकोटीन में आपका मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है ना। तंबाकू की पत्ती खाते हैं ना कुछ लोग तंबाकू। हालांकि वैसे तंबाकू नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से कैंसर भी होता है। लेकिन जब उसकी दवाई बनाई जाती है तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है, तो उससे जो दवाई बनती है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन तंबाकू हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जितने भी मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ ये सब आप नोट डाउन कर सकते हो। ये नोट्स मैं आपसे शेयर करूंगा, वहां से आप देख सकते हो। या मैं पढ़ाता हूँ तो स्नैपशॉट ले लिया करो। एक कॉपी पेन लेके आप साथ में बैठा करो, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सको। ठीक है, मैं जो कुछ आपको पढ़ाऊंगा आपका ओरल टेस्ट भी लिया करूंगा, आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा मैं। ठीक है, ये सत्यनारायण की कथा नहीं है जो साल में एक बार करवा ली आपने। ठीक है, पढ़ाई है, इसमें रिवीजन बहुत जरूरी है। यदि रिवीजन करोगे तो ही आपको फैक्ट्स और फिगर और डेटा आपके माइंड में रहेगा एक्टिवली, और याद आएगा, आपको रिकॉल कर पाओगे आप। ठीक है, तो जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसके नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए। कोग्नोसी भी आपका फार्मेसी का कोर सब्जेक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निकोटिन हमें किससे मिलता है? निकोटिन हमें टोबैको लीफ से मिलता है। ठीक है, नक्स मोमिका के जो सीड होते हैं ये भी एज अ मेडिसिन काम करते हैं। डिजिटैलिस की पत्ती होती है ना, अर्जुना बार्क होती है। डिजिटैलिस की पत्ती से हमें डिजिटॉक्सिन मिलता है और डिजॉक्सिन मिलता है। ये दोनों प्राइमरी प्लांट के प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। प्लांट में दो टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं बेटा, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ह्यूमन बींग्स में ड्रग्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट देते हैं, डिजीज को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, डिजीज को क्योर मतलब होता है डिजीज को जड़ से खत्म करना, बीमारी को जड़ से खत्म करना। तो बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता किसमें होती है? नेचुरल मेडिसिन में होती है। और जो ये सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक मेडिसिन होती हैं ये बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी दिखाती हैं, और ये बीमारियों के लक्षण को दबाती है केवल। ठीक है, बीमारी के जो लक्षण है उसको केवल दबाएगी शॉर्ट टर्म्स के लिए। पर यदि आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, जैसे सपोज बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से आपको रेडनेस आ गई, स्वेलिंग आ गई और पेन का सेंसेशन आ रहा है। अब यदि आपने एंटीबायोटिक देके उस इन्फेक्शन को यदि इरेडिकेट नहीं किया तो सिम्टम्स जाने वाले हैं क्या? नहीं जाने वाले हैं। और जब कोई भी इन्फेक्शन लंबे समय तक बना रहता है तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। और कैंसर आज की डेट में लाइलाज बीमारी है। वर्ल्ड वाइड इस दुनिया में सबसे ज्यादा जाने कैंसर से जा रही हैं। आज भी थर्ड और फोर्थ स्टेज में कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और कैंसर बहुत पुरानी बीमारी है। किसी भी बीमारी को अवॉइड करने पर वो कैंसर का रूप धारण कर सकती है। कैंसर के और भी बहुत से कारण हैं, आपको कैंसर भी पढ़ना है, एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ना है। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। प्रोग्नोसी में भी आपको जो विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन, विनका रोजिया का जो प्लांट होता है जिसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं, उससे हमें एंटी कैंसर ड्रग मिलते हैं, विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन। ठीक है, इस पे भी रिसर्च हुआ है। रिसर्च मतलब होता है किसी भी प्लांट की स्टडी करके पता लगाना कि उसमें कौन से मेडिसिनल इफेक्ट है। वो प्लांट का एक्सट्रैक्शन होता है, और एक्सट्रैक्शन के बाद में उसकी केमिकल एनालिसिस की जाती है कि उसमें कौन सा मेटाबोलाइट प्रेजेंट है। प्लांट में जैसे एल्केलॉइड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं। एल्केलॉइड मतलब जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ग्लाइकोसाइड मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, कार्ब्स की मोइटी जिसमें प्रेजेंट होगी, उसको हम ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजिटैलिस की पत्ती है ये एज अ कार्डियोटॉनिक ड्रग यूज होती है। कार्डियोटॉनिक मतलब होता है हार्ट के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। तो इसकी पत्ती का जो एक्सट्रैक्ट है वो हार्ट पेशेंट को दिया जाता है, जिससे उसके हार्ट की मसल्स मजबूत होती है और ज्यादा बेहतर काम करती है। ठीक है, तो हमें कोग्नोसी में बेसिकली दवाइयों के
दवाइयों का ये पता होना चाहिए कि भाई उस वो कौन सी कैटेगरी की है, मतलब वो ग्लाइकोसाइड है, वो टेनिन है, ट्राइटरपेनॉइड्स है, सेपोनिन है, वो प्लांट का कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। प्लांट के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो ह्यूमन बींग्स पे तो मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं, लेकिन प्लांट के लिए कोई काम के नहीं होते वो। प्लांट के लिए वो एक्सक्रीटरी होते हैं, है ना। जैसे प्लांट से हमें गोंद मिलता है, तो गोंद प्लांट का कोई काम का नहीं है। हमें प्लांट से लेटेक्स मिलता है ना, तो लेटेक्स भी प्लांट के कोई काम का नहीं है। लेटेक्स से हम रबर बना लेते हैं। तो ह्यूमन बींग्स को प्लांट से बहुत सारी चीजें मिलती है दवाइयों के अलावा भी। तो प्लांट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सभी प्लांट को लगाएं, प्लांट की देखभाल करें, और हम उनके गुणों को समझें। पेड़ पौधों के गुणों को हमें समझना है कि उसमें कौन सा औषधि गुण है, ताकि हम उसको हमारे हिसाब से बीमारियों के इलाज में यूज कर पाए। ठीक है। और प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझें, मतलब कहाँ पर कौन सा प्लांट पाया जाता है, क्योंकि प्लांट के सर्वाइवल के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। जब उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा तभी वो ग्रो अप कर पाएगा। जैसे आप यदि मध्य प्रदेश में संतरे की खेती करते हो तो उतनी मिठास नहीं आ पाती जितनी नागपुर रीजन में आती है, महाराष्ट्र में आती है। महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट है वो संतरों के लिए ज्यादा बेहतर है, तो वहाँ संतरों की पैदावार ज्यादा होती है, संतरों में मिठास ज्यादा होती है, उनका साइज भी बड़ा होता है। तो वहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वातावरण गर्म है, ठंडा है, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। हमारी जो बॉडी है बेटा, ये पंच तत्वों से मिलके बनी है। ठीक है। जल है आपका, वाटर, एयर है आपकी, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। पृथ्वी मतलब मास। ठीक है। तो ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और इन पंच तत्वों में ही हमारा शरीर विलीन हो जाता है। ठीक है। जहां से हम आए हैं वहीं हम वापस चले जाते हैं। ठीक है। इंसान जो कुछ खाता पीता है उसी से तो उसका शरीर बना होता है। जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसे उसका मन बनता है। जैसा व्यक्ति अन्न खाएगा, जो कुछ वो कंज्यूम करेगा, उसी हिसाब से उसकी बॉडी डेवलप होगी। ठीक है। जो व्यक्ति यदि सात्विक भोजन लेगा तो वो सात्विक प्रवृत्ति का हो जाएगा। गीता में भी कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि त्रिगुणा है। जितना भी सब्सटेंस है उसमें तीन गुण प्रेजेंट है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जैसा आपका भोजन रहेगा उसी हिसाब से आपकी बॉडी डेवलप होगी। ऐसा आयुर्वेद भी मानता है। ठीक है। आयुर्वेद एक स्पिरिचुअल साइंस भी है और एक मेडिसिनल साइंस भी है, तो दोनों का मिला जुला रूप है आयुर्वेद। आयुर्वेद ये भी मानता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। यदि आप दारू पियोगे, चरस, गांजा, स्मैक, ड्रग्स, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपके अंदर विवेक प्रज्ञा नहीं रहेगी, और आप सारे काम उल्टे करोगे। और सारे काम उल्टे करोगे तो उल्टे परिणाम आएंगे। एक मिनट, है ना। आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी में सप्त धातु होती है। ठीक है। रस होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, और रक्त होता है, रक्त मतलब ब्लड, और एडिपोज टिश्यू होता है जिसको हम मेद कहते हैं, मज्जा होता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं, और शुक्र होता है, बोन होती है। ठीक है। शुक्र मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल। पुरुषों में शुक्र होता है और फीमेल्स में ओवम होता है। ठीक है। जिसको हम स्पर्म कहते हैं। तो जो स्पर्म होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट धातु होती है आयुर्वेद के हिसाब से। यदि हमारी बॉडी में ये सभी धातुएं पुष्ट होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है। रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, शुक्र, ये सब हमारी बॉडी में पर्याप्त होना चाहिए। और हमारी बॉडी के जो एक्सक्रीशन होते हैं उसको आयुर्वेद में मल कहते हैं। ठीक है। तो मल हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी होते हैं, जैसे पसीना हुआ, हमारा छींकना हुआ, हमारा सांस छोड़ना हुआ, हम हमारा फ्रेश होना हुआ, ये सब एक्सक्रीटरी होते हैं हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। तो ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है। रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, ये सब हमारी बॉडी में बैलेंस्ड होना चाहिए। सात धातुओं का हमारी बॉडी में बैलेंस्ड होना चाहिए, तो हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। और ये जो आयुष वर्ड है जो कि आयुर्वेदा के लिए यूज किया जाता है, आयुष का फुल फॉर्म होता है अ से आयुर्वेदा, य से यूनानी, फिर आपका योगा, और सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब इसके मतलब फुल फॉर्म होते हैं। मेडिसिनल सिस्टम समाये हुए हैं आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा सभी मेडिसिनल सिस्टमों का फादर है। इसी से सभी मेडिसिनल सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुए हैं।
साइड में कितना बना नेचुरोपैथी हुआ में बीमारी को नेचुरल तरीके से ठीक किया जाता है। इलेक्ट्रोपैथी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऐसे आयन, एनायन और कैटायन जिन पे चार्ज होता है, उसके थ्रू ठीक किया जाता है। एरोमा थेरेपी में बीमारी ठीक करने के लिए खुशबुओं का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लावर्स में खुशबू होती है ना, लीव्स में खुशबू होती है ना। जैसे रात रानी का पेड़ आपने देखा होगा, शाम को महकता है वो रात रानी, तो उसके फूल की खुशबू आती है। ठीक है, तो ये सब और मेरे नाक से हमें आवाज आ रही है। एरोमा थेरेपी में आता है ये सब। और मॉडर्न मैं मेडिसिन में आपका पढ़ आता रही है हूँ, एलोपैथिक मैं मेडिसिनल क्या सिस्टम। कर रही है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। ये म्यूट कर लीजिए अपने आप क्या वो को। काम करवाते हैं क्या तुम लोग? भेजे तो नहीं वहाँ, बड़े काम करवा। आपके जो प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इनके एग्जाम्पल है ग्लाइकोसाइड्स और टर्पीन्स और एल्केलॉइड्स। ये प्लांट के लिए काम के नहीं होते, प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स में मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं। ठीक है, हमें जब भी हम किसी मेडिसिनल प्लांट की स्टडी करते हैं तो हमें उसकी फैमिली का पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो किस फैमिली का प्लांट है। इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल है, आपका जो लिलिएसी फैमिली है, इसमें आपका एलोवेरा आता है, कॉल्चिसिन आता है, गार्लिक आता है ना, सतावरी आता है। ये सब आपका लिलिएसी फैमिली के प्लांट है। और लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट कौन से? अकेसिया हुआ, कटेचु हुआ, ल्यूकोराइज हुआ। सोलेनेसी फैमिली के प्लांट है अश्वगंधा और बेलाडोना। ये सभी जो प्लांट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेडिसिनल इफेक्ट है कोई ना कोई, वही सब हम कोगनोसी में पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आपका अम्बेली फेरी हुआ, अम्बेली फेरी फैमिली होती है, इसमें आपका एसोफोडिटा आता है, हींग, अजवाइन आता है, कोरिएंडर आता है और फेनल आता है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर कि भाई कौन से प्लांट किस फैमिली में आते हैं। जब भी आप किसी प्लांट की स्टडी करोगे तो ये सब आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी कोगनोसी कंप्लीट होगी। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि कड़वे होते हैं, उनका स्वाद टेस्ट में कड़वा होता है और वो ड्रग की तरह काम करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो बिटर्स। बिटर्स में आता है आपका जिंशन, सिनकोना, क्वाशिया। सिनकोना का जो बार्क होता है वो बहुत ज्यादा कड़ू होता है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट, आपका मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाने वाला ड्रग है। ठीक है, सिनकोना बार्क। कोगनोसी पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी दवाई में कौन सा मेडिसिनल इफेक्ट है और उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं। सिंकोना, क्वाशिया, ठीक है, नक्स वोमिका और आपका पिपरमिंट, ये सब बिटर ड्रग्स में आते हैं। कार्बोनेटिव्स, कार्बोनेटिव वो ड्रग्स होते हैं जो कि स्टमक में गैस को पास करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप इनो पीते हो ना, इनो क्या करता है, गैस की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देता है। इसका एग्जांपल है कोरिएंडर, फैनल, पारावे, सिनेमन, क्लोव और एसोफोडिडा। तो ये इसके एग्जांपल्स है। जिंजर। अब परगेटिव, परगेटिव आपके पेट को साफ करते हैं। ठीक है, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करने वाले ड्रग्स हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, डिफिकेशन कॉज करते हैं ये, स्टमक को हमारे खाली करते हैं। ठीक है, स्टूल पास करने में हेल्प करते हैं। जैसे कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल हमारी हाथ का जो निचला हिस्सा है उसको ल्यूब्रिकेट कर देगा, और ल्यूब्रिकेशन की वजह से इजीली हमारे स्टूल पास हो जाएंगे, हमारा पेट साफ हो जाएगा। ठीक है, पेट साफ तो हर रोग दफा, सुना है ना। तो वही बात है परगेटिव। सेना लीव आती है। ठीक है, आपका एलॉय आता है, रूबार्ब आता है, ये सब ड्रग्स है। कार्डियोटोनिक ड्रग्स आपको अभी बताया था, डिजिटालिस, अर्जुना। अर्जुना का काढ़ा पीते हैं हार्ट पेशेंट तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसके सिरप्स भी आते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। अर्जुना हमारे हार्ट मसल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, मसल्स की टोनिंग करता है ये। ठीक है, इमेटिक्स ऐसी दवाई है जो उल्टी करवाती है ना। किसी को पॉइजनिंग हो गई है ना, किसी ने जहर खा लिया, अभी अभी खाया है, तो हम उसको उल्टी करा के उसके पेट से जहर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, या तो हम उसको लूज मोशन करवा देते हैं, लूज मोशन से भी नीचे से उसका ड्रग बाहर निकल जाता है। ठीक है, आपका मस्टर्ड, लोबिया, ये सारे ड्रग इमेटिक में आते हैं। एंटी एमोबिक ड्रग्स, कुर्ची और इपेकेक, मतलब ये जो आपको एमीबियोसिस होती है ना, उसके इलाज में ये ड्रग्स यूज होते हैं। लग्जेटिव, इसमें अगार, इसबगोल और बनाना। आपने देखा होगा बनाना भी अच्छा होता है, किसी को लूज मोशन होते हैं तो वो बनाना खाता है, बनाना में पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम भी हमारे लिए फायदा करता है। और बनाना का जो छिलका होता है उसमें ज्यादा पोटेशियम होता है उसके फल से। ठीक है, और कैथार्टिक्स,
कैथार्टिक्स में आपका आता है सेना, एक्सपेक्टोरेंट, इसमें वसाका, ल्यूकोराइज और इपेकेक। एक्सपेक्टोरेंट मतलब ये खांसी के ट्रीटमेंट में दवाइयाँ यूज की जाती है, जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस है जो खांसी को कम करती है, उसमें ये सब ड्रग्स प्रेजेंट रहते हैं, वसाका, ल्यूकोराइज और इपेकेक। एंटी टिश्यू, ये भी आपके खांसी में यूज की जाएगी, आपके स्प्यूटम को ये लिक्विफाई करेगी, उसकी विस्कोसिटी को कम करेगी और आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगी। इसका एग्जाम्पल है आपका ओपियम, जिससे हमको मिलता है कोडीन फॉस्फेट। आपने कोरेक्स सिरप में देखा होगा। कोडीन एक नार्कोटिक कैटेगरी का ड्रग है जिसका लोग मिसयूज भी करते हैं और ये ड्रग डिपेंडेंस कॉज करता है। यदि ये ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो इससे नशा भी हो जाता है। तो लोग इसका मिसयूज करते हैं, इससे नशा करते हैं, जिस वजह से दवाइयों में इसकी क्वांटिटी काफी कम रखी जाती है और पेशेंट को देख समझ के दिया जाता है कि ये वो एडिक्टेड तो नहीं है। नहीं तो ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग एब्यूज इस दवाई का हो सकता है। ब्रोंको डायलेटर ऐसी दवाइयां होती है जो कि हमारे ब्रोंकियोल को डायलेट करती हैं, उसको फैलाती हैं, उसको चौड़ा बनाती है, जिससे हमारा सांस लेना आसान हो जाता है। तो जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें ब्रोंको डायलेशन की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा क्या होता है, ये रिस्पायरेटरी एयरवे पैसेज का इन्फ्लामेशन होता है, जिस वजह से नली सिकुड़ जाती है और नली के सिकुड़ने की वजह से हमारे लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती। और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या उसका परिणाम आएगा? प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाने से हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। एनर्जी का हमारी बॉडी में यदि प्रोडक्शन नहीं होगा बेटा, तो हम अपने डेली लाइफ रूटीन के कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग को हम इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। तो ये स्वेलिंग जब होगी तो ये जो नली है, इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी, तो सिकुड़ जाएगी तो अंदर उसके हवा नहीं जा पाएगी प्रॉपर। तो अस्थमा के पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी, चेस्ट में टाइटनिंग फील होगी और वो सांस नहीं ले पाएगा। तो उसको ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है इफेड्रा और टी। टी मतलब चाय, चाय पीना भी उसके लिए बढ़िया रहता है ना। कैफीन जो होता है वो भी हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। सीएनएस यदि स्टिमुलेट होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन में रिस्पायरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगाटा में, और यदि आपका रिस्पिरेशन फास्ट होगा तो आपको हेल्प मिलेगी सांस ज्यादा अच्छे से लेने में। ठीक है। कार्डियक डिप्रेसेंट ड्रग है जैसे सिंकोना, और आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या करते हैं, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। डायलेटर क्या करेंगे, आपकी जो वेसल्स है, जो नली है, हमारी बॉडी में नलियां होती है, अभी बताया था लास्ट क्लास में ही मैंने, आर्टरी और वेन्स, है ना। तो हमको इनको डायलेट करना पड़ सकता है और उनको कॉन्स्ट्रिक्ट भी करना पड़ सकता है। जैसे आपका एक मिनॉक्सिडिल ड्रग आता है, ये आपके क्या करता है, वेसल्स को डायलेट कर देता है। तो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके इसलिए हम मिनॉक्सिडिल ड्रग देते हैं पेशेंट को एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में। एलोपेशिया मतलब क्या होता है, गंजापन। यदि किसी के बाल झड़ने लगे, कोई मात्र 25-30 साल का है, 35 साल का है, और उसके बाल झड़ रहे हैं, मतलब उसको एलोपेशिया हो गया है, गंजापन शुरू हो गया है। तो गंजेपन के इलाज में मिनॉक्सिडिल जो ड्रग यूज करते हैं वो वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे पर्टिकुलर हमारे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से वहां पर न्यूट्रिशन ज्यादा पहुंचता है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है, तो बाल आने शुरू हो जाते हैं। पर इसके साइड इफेक्ट्स भी है। अब हमारे फेस पे भी बाल आने लगेंगे मिनॉक्सिडिल ड्रग देने से, है ना। कुछ लोगों को साइड इफेक्ट आता है, उनके फेस पे बाल आने लगते हैं, सर के तो बाल बढ़ते ही बढ़ते हैं,